मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम सीआरपीसी के अध्याय नंबर 1 के ऊपर चर्चा करेंगे। ये सीआरपीसी का पहला अध्याय का पहला सेक्शन क्या कहता है कि यह सीआरपीसी किस तारीख को लागू हुई, किस स्टेट में लागू हुई और किस दिन जो है लागू हुई। 25 जनवरी 1974 को सीआरपीसी लागू की गई और ये सारे भारत में एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर लागू की गई थी। ये सारे भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ 2 स्टेट्स के अंदर ये लागू नहीं है, स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज और स्टेट ऑफ नागालैंड का अर्थ है कि वहाँ पर चैप्टर 8, 10 और 11 लागू होंगे जो कि 6ठे शेड्यूल में दिए गए हैं। उसके बाद परिभाषा का सेक्शन 2 है जिसमें यह बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या कौन से हैं। हर बेलेबल ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया गया है और ये बताया गया है कि कौन सा सेक्शन बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। तो आप पहले शेड्यूल के अंदर इसको देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसके अंदर चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज जो है हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, फिर भी चार्ज इंक्लूड्स के उसमें एक बिंदु के ऊपर भी चार्ज लग सकता है, कई घटनाएं घटी इकट्ठी उसके ऊपर भी इकट्ठा चार्ज लग सकता है और सब के ऊपर अलग अलग चार्ज भी लग सकता है। इसका वर्णन 211 से 224 सीआरपीसी के अंदर दिया गया है। उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें बिना वारंट के पुलिस अधिकारी किसी को पकड़ ना सके, उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो है पुलिस वाले को बिना जज की या मैजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी को अरेस्ट करने की अनुमति नहीं होती। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें जब वो अरेस्ट नहीं कर सकते तो उसका कॉग्निजेंस कौन लेगा। उसका कॉग्निजेंस जो है मैजिस्ट्रेट लेगा और वो 2 सूरत में ले सकता है कि ओरल कंप्लेंट भी उसको की जा सकती है और रिटन कंप्लेंट भी की जा सकती है, लेकिन वो ऑफेंडर से रिलेटेड नहीं होगी, ऑफेंस से रिलेटेड होगी। उसमें ऑफेंडर के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई तो ऑफेंडर पर होती है लेकिन रिगार्डिंग ऑफेंस होती है। तो पुलिस रिपोर्ट जो है इसमें नहीं होती। और एक्सप्लेनेशन जो है इसकी वो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि आर्टिकल 306 के अंदर जो है ये वर्णन किया गया है, बताया गया है कि और दूसरा कंप्लेंट की डेफिनेशन जो है सीआरपीसी की सेक्शन 2(7)(a) के अंदर बताया गया है कि कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट कैसे लाई करती है। तो एफआईआर जो है वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर होती है और कंप्लेंट जो है दोनों में होती है, कॉग्निजेबल में भी और नॉन कॉग्निजेबल में भी। इस प्रकार से कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की डेफिनेशन क्या है। भारत के माने है, इंडिया के मायने है टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स, यानी ये संहिता जिस जगह लागू होती है उसे इंडिया की परिभाषा में दिया गया है। और इंडिया की परिभाषा वस्तुतः आईपीसी के सेक्शन 18 के तहत दी गई है, 18 में दी गई है और सीपीसी का सेक्शन 2(7)(b) जो है इसके लिए रेलेवेंट है। और आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि सीआरपीसी के अंदर जिन डेफिनेशंस को दिया गया है वस्तुतः वो सारी डेफिनेशंस आईपीसी से ली गई है। तो इंक्वायरी जो है उससे अगला है 2G। 2G के अंदर इंक्वायरी के माने ये है कि इंक्वायरी कौन कंडक्ट कर सकता है। इट विल बी कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट। इंक्वायरी में पुलिस जो है इंक्वायरी नहीं कर सकती। पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है 2H के अंदर बताई गई है
और वो क्या है इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन के माने है कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, सबूत इकट्ठे करना और सबूत के आधार पर जो है इन्वेस्टिगेशन करना। और जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो है, जो आगे कही गई है, उसके माने क्या है कि जो एविडेंस लीगली और ओन ऑथ शपथ से जुडिशल प्रोसीडिंग्स में लिया जा सकता है। अब जुडिशल प्रोसीडिंग्स की परिभाषा कहाँ दी गई है, जुडिशल प्रोसीडिंग्स क्या हैं, इसकी परिभाषा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 1 के अंदर दी गई है कि जुडिशल प्रोसीडिंग कहाँ है और कहाँ पर ये लागू होगा, क्योंकि एविडेंस एक्ट के अंदर इट हैज़ बीन डिफाइंड। लोकल जुरिडिक्शन के माने ये है कि ये सेक्शन, ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू होगा, किस किस कोर्ट को जुरिडिक्शन होगी। और इस जुरिडिक्शन के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेक्शन 177 से सेक्शन 189 CRPC इज़ वेरी मच रेलिवेंट, दैट इज़ रिगार्डिंग जुरिडिक्शन। और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन दी गई है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहते हैं। वैसे तो आप सारे वकील हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ किसे कहते हैं। जिसमें 10 लाख या उससे ऊपर की संख्या हो उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। और ये सेक्शन 8 के अंदर जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है CRPC के। फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है कि वो ऑफेंस जो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट के जिसको अरेस्ट नहीं कर सकती, दैट ऑफेंस इज कॉल्ड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नोटिफिकेशन जो गजट के अंदर जो है नोटिफाई होता है उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। फिर जुर्म की परिभाषा, जुर्म क्या है, ये सारे के सारे जुर्म जो है अगर आप CRPC को पढ़ोगे तो सही CRPC के अंदर एक बहुत ही रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 40, जिसके अंदर ऑफेंस की परिभाषा दी गई है कि विच आर दी ऑफेंसेस और किसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, तो सेक्शन 40 में ऐसा दिया गया है। फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कौन होगा, इसके अंदर ये बताया गया है कि सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द पुलिस स्टेशन, ही विल बी द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। और वो अगर एबसेंट है तो उसकी गैर हाजिरी में उससे नेक्स्ट रैंक वाला, वो भी गैर हाजिर है तो उससे नेक्स्ट रैंक वाला। और यहाँ पर विशेष रूप से समझने की बात यह है कि कांस्टेबल जो है ना वो SHO नहीं हो सकता, किंतु फिर भी सरकार की मर्जी है, वो चाहे जिसे किसी अन्य को भी SHO लगा सकती है, लेकिन SHO शुड बी अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट कैन बी अपॉइंटेड एज SHO। फिर प्लेस इंक्लूड्स, प्लेस किसे कहते हैं, प्लेस की डेफिनेशन दी गई है कि बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल, दैट इज कॉल्ड प्लेस। प्लीडर जो है, जिसके माने वकील है, जो पैरवी करता है, एक शब्द आपको क्रिमिनल के अंदर सुनते हैं रोज़ाना, सुना होगा, जिसको हम PP कहते हैं। PP के माने है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी करे। और CPC के अंदर ये प्रोविज़न दिया है, जो सरकार की तरफ से वकील पेश होता है उसको गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। तो गवर्नमेंट प्लीडर जो है दैट हैज़ बीन डिफाइंड इन CPC इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। और PP या प्लीडर इट हैज़ बीन डिफाइंड हियर इन CRPC इन सेक्शन 2Q। उसके बाद R से हम बात करेंगे पुलिस रिपोर्ट, कि पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट वो है जो 173 CRPC के तहत इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन के बाद अदालत में पेश की जाती है। इन अदर वे और इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल इट चालान आल्सो, इसे चालान भी कहते हैं। तो उसके बाद पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन दी गई है कि वो जगह
जो सरकार के द्वारा अधिकृत की गई है कि ये जगह पुलिस स्टेशन होगी, या सरकार जिसको अधिकृत कर देती है, दैट इज़ नोटिफाइड एज पुलिस स्टेशन, दैट इज़ पुलिस स्टेशन। प्रेस्क्राइब्ड जो है, ये शब्द आपको हर एक्ट के अंदर मिलेगा। तो जैसे प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस कोड, यानी इस एक्ट के तहत जो रूल बनाए गए हैं उनसे कहने का तात्पर्य है कि प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल्स। और सीपीसी के अंदर इसका सेक्शन है 2K, वहाँ पर भी प्रेस्क्राइब्ड शब्द आपको मिलेगा। तो सीपीसी को इसके साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों ही अनिवार्य है वकील के लिए। उसके बाद हम अगला विषय देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 अंडर CRPC इज कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और CPC में शब्द है GP, वो सेक्शन 215 के अंदर उसका की डेफिनेशन दी गई है। सब डिवीज़न के माने जिले का वो भाग जो उपमंडल के नाम से जाना जाता है, उसे सब डिवीज़न कहते हैं। अब सम्मन्ज केस की डेफिनेशन सबसे सरल CRPC के अंदर सम्मन्ज केस की डेफिनेशन है। सम्मन्ज केस क्या है? जो वारंट केस नहीं है उसे सम्मन्ज केस कहेंगे। लेकिन बहुत गजब की बात यह है कि फिर जब बात आई कि सम्मन केस, तो वो हो गया जिसमें वारंट केस नहीं है। अब वारंट केस क्या है? वारंट केस को भी सरलीकरण करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वारंट केस वो होता है जिसमें डेथ पेनल्टी हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या 2 साल से ऊपर की सज़ा हो, उसे वारंट केस कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वारंट केस। और इससे अलग जितने केसेस बच गए 2000 सम्मन्स केसेस। इसके बाद सेक्शन 3 है कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेफरेंसेज। इसके अंदर विशेष बात और कोई नहीं है, केवल एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो है इन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक ही होती थी, लेकिन बाद में जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को सेपरेशन कर दिया गया और अब शब्द दे दिया गया है मैजिस्ट्रेट। जहाँ पर मैजिस्ट्रेट शब्द लिखा है उसके आगे जुडिशियल नहीं लिखा है, तो भी उस मैजिस्ट्रेट के माने है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और जहाँ पर शब्द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लिखा है उसके माने है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार आदि आदि। तो जब तक जुडिशियल शब्द नहीं लिखा, केवल मैजिस्ट्रेट लिखा है, दैट इज टू बी टेकन एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब इस सारे को देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बाइफर्केशन या वो हुआ एग्जीक्यूटिव कोर्ट का और सिविल कोर्ट्स का, या मतलब जुडिशियल कोर्ट्स का बाइफर्केशन हुआ, उसके लिए आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी मच रेलिवेंट। इट इज़ स्टेटेड देयर, आर्टिकल 50 के अंदर ये बताया गया है। और उसके लिए 2 सेक्शन, 2 आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक आर्टिकल है 121 और दूसरा है 122। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये आर्टिकल दिए गए हैं, जो बंटवारा जुडिशियल कोर्ट्स का और एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स का हुआ। तो इन आर्टिकल्स के तहत 50, 121 और 122। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी क्या यही आर्टिकल है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल 211 और 212, यानी 2 को कॉमन निकाल लीजिए, बीच वाला जो 2 है उसको कॉमन निकाल लीजिए, 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो 121 का बन गया 211, और उसको निकाल लीजिए तो उसका बन गया 212। तो इसलिए इसको समझने के लिए ये समझें कि आर्टिकल 50, 121 और 122 इज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड आर्टिकल 50 रेड विद आर्टिकल 211 एंड 212 आर फॉर स्टेट। इसके बाद मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सेक्शन 4 है, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। उसके तहत आप देखेंगे कि ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेज अंडर द इंडियन पिनल कोड एंड अदर लॉज, यानी कौन से मुकदमे IPC के तहत सुने जाएंगे और कौन से जो है दूसरे एक्ट के अधीन सुने जाएंगे। ये सेक्शन थोड़ा सा समझने के लिए
आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे कि ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड. इन्वेस्टिगेटेड मीन्स इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस. इन्वेस्टिगेटेड, enquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions herein contained. All offences under any other law shall be investigated, enquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force, regulating the manner or place of investigation, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences. इसके अंदर ये कहा गया जैसे NDPS एक्ट बना, दैट इज़ स्पेशल एक्ट. जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, दैट इज़ स्पेशल एक्ट. तो ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दोज एक्ट्स विल बी एज पर दोज एक्ट, स्पेशल एक्ट के तहत. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस आप देखेंगे तो उसमें IPC के जो दिए हैं, उसके बाद नीचे जो दिया गया है कि ऑफेंसेस अंडर अदर एक्ट्स. इस प्रकार से ये ऑफेंसेस इस तरीके से ट्राई होंगे. और सेक्शन 5 सेविंग का है. आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सेविंग जो है हर एक्ट के अंदर मिलेगा. और सेविंग किसे कहते हैं? नथिंग कंटेंड इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रेरी affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force. जहाँ पर स्पेशल एक्ट बना दिया गया और उस स्पेशल लॉ बना दिया गया, तो उस स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. वो चीज़ उसी के तहत होंगी. जैसे PM है, CM है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते. गवर्नर है, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. आपने देखा होगा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की गाड़ी के आगे त्रिमूर्ति की प्लेट होती है और कोई नंबर प्लेट जो है गवर्नर और राष्ट्रपति की गाड़ी को नहीं होती. सोनीपत से गोहाना आते हुए अगर मान लिया राष्ट्रपति या गवर्नर की गाड़ी के नीचे 50 आदमी मारे जाते हैं तो नो चलान विल बी देयर, क्योंकि गवर्नर और राष्ट्रपति कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड. और इसलिए ये बात कि वह CM, PM या प्रेसिडेंट इनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, ये कौन सा आर्टिकल है, ये भी विचारणीय है. और इसके लिए आर्टिकल है 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन आधार से आज का हमारा पहला चैप्टर IPC का CRPC का ख़त्म होता है. और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है यदि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो, आपको ये अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. धन्यवाद.